एक मिनट। कहाँ पर थे बेटा हम लोग? लास्ट क्वेश्चन देखो आप लोग जल्दी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहाँ पर चले जाए ये? देखो 6:30 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोकस या क्वेश्चन नंबर 20 तक करे थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है देखो बड़ा जल्दी से, कोई लोग ट्राई करे। कहाँ गया ये? वहाँ हुआ सब। ट्वेंटी तक करे थे, क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा। सेकेंड ऑप्शन है सर आंसर। Consider 3-point objects P, Q, and R. P and Q repel each other, while P and R attract each other. What is the nature of the force between Q and as well as of your R part of relation? क्या हो सकता है बताओ जल्दी से। अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फोटो, एक बार देखता हूँ मैं बेसिकली। Between, what is the nature of the force between Q and R? Consider 3-point charges P, Q, and R. P and Q are repelling, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। Well, P and R are been attracting. So, what is the nature of the force between Q and R? Or yeah, obviously should be an attractive force. 21 के लिए सेकंड ऑप्शन होगा बेटा। आया सभी को? यस सर। चलो 22. Which of the following processes involves the principle of electrostatic induction? Pollination, chocolate making, Xerox copying, all of this. बताओ जल्दी से। Xerox copying. Following induction involves the principle of electrostatic induction. Video में Xerox copying is correct option. Chocolate making, pollination, इसका क्या हो सकता है? बाईपीसी स्टूडेंट्स बोलना। बोलना जल्दी। चॉकलेट मेकिंग, पॉलिनेशन, जेरोक्स कॉपिंग। जेरोक्स कॉपिंग तो एक है। बाईपीसी स्टूडेंट्स बोलना पॉलिनेशन के लिए एंड एज वेल एज फिर चॉकलेट मेकिंग के लिए भी। All of these होंगे। ऑल ऑफ दिस होंगे बेटा,
लेकिन पॉलिनेशन और चॉकलेट मेकिंग के लिए आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या कोई? एक बार आप लोग ट्राई करो आज, ठीक है? पॉलिनेशन इंडक्शन कैसा हो रहा है, चॉकलेट मेकिंग कैसा हो रहा है, ठीक है? चलो, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन मस्ट बी ऑप्शंस बेटा। पॉलिनेशन में भी होता है, चॉकलेट मेकिंग में भी होता है, बेसिकली वो कैसा होता है ये आप लोग एक बार पता करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 0, फोर्स a proton would experience there, उसके बाद क्या है, force a unit positive charge would experience there and force on electron would experience there। क्या हो सकता है बेटा, जल्दी से बताओ। 23 an electric field intensity at a point in vacuum is equal to 0 तो नहीं होगा, it is force a proton would experience, force an electron would experience, force a unit positive charge would experience there। क्या हो सकता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के वजह से ना बेटा? यस सर। है ना? ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट वन तो नहीं होगा, सेकंड वन भी नहीं होगा, थर्ड वन भी नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन आंसर होना चाहिए। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस देयर। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये 23rd के लिए क्या ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ए फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस देयर। क्लियर है? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 24, a sphere of radius r has an electric charge uniformly distributed in its entire volume at a distance d from the center inside the sphere, d is lesser than r, the electric field intensity is directly proportional to, ये भी आप लोग बता सकते हो आप आराम से, जल्दी से बताओ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोल के भी बोला था मैंने आप लोगों को, पता नहीं वो कहाँ गया बेसिकली, एक मिनट। यहाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया, उसके बाद 23 भी हो गया। वी आर डूइंग राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 24। चलो जल्दी से बताओ जल्दी। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मेरे पास एक स्फीयर है जिसका हो गया रेडियस ऑफ योर आर हैज इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट्स एंटायर वॉल्यूम, यानी थ्रू इट्स एंटायर वॉल्यूम मेरे पास चार्ज है, यानी देयर इज ए चार्ज थ्रू आउट द बॉडी। तो व्हाट टाइप ऑफ ए बॉडी इट इज? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी? Uniformly charged. Non-uniformly. So it is a what? Uniformly non-conducting body है कि non-uniformly conducting body है? Charge is uniformly distributed throughout the sphere, तो ये conducting body है, non-conducting body है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखाया था आप लोग को, इसमें से क्या देखता हूँ, इसका डेरिवेशन भी करवाया था आप लोगों को मैंने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया पर इसमें ठीक है। चलो फॉर्मूला तो लिख दिया तो याद आता हूँ, देखो आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था बेसिकली मेरे पास E बार इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught into your q into small d divided by r cube। ये फॉर्मूला डिराइव किया था मैंने। It is certain position anywhere inside, it is certain position anywhere inside, अगर ये मान के चलो x है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। So E is equal to 1/4 pi epsilon naught q into d by your r cube, यानी E is directly proportional to your d, E is directly proportional to d। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? A sphere of radius r having an electric charge uniformly distributed in its entire volume at a distance small d from the center inside the sphere, d is lesser than r, the electric field intensity is directly proportional to your d। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन करा था आप लोग को, याद है कि नहीं है? कि याद है?
Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग ट्राई करो, मैं नहीं कर रहा। ये देखो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये वाली जो बॉडी है ना ये नॉन कंडक्टिंग। Electric field at a distance 2r from the center of a uniformly charged non-conducting sphere of radius r is E. The electric field at a distance of r by 2 from the center will be equal to how much? ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखाया था ना यही वाला फॉर्मूला लगा के निकालो जल्दी से। टू आर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दो। Electric field at 2r from the center of the uniformly charged non-conducting sphere of radius capital R is E. उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ r by 2 यानी इनसाइड, इनसाइड के लिए मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूला लिखा E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q into x by r cube, वो फॉर्मूला लगाओ, बताओ कितना आ रहा। E is equals to कितना हो जाएगा बेटा? 2E. E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q। ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 2r into whole square। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये कितना हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught into q into your x divided by your r cube। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आ रहा है देखो, बेसिकली ये पूरा मैं k ले रहा हूँ, 1 by 4 pi epsilon naught k ले रहा हूँ, k into q divided by 2 square is nothing but 4, 4 into your r square। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आ रहा है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू k into q, x की डिस्टेंस हो गई r by 2 डिवाइडेड बाय ये हो गया मेरे पास r क्यूब। तो ये बना कितना मेरे पास, k into q into r डिवाइडेड बाय 2 into your r क्यूब, यानी यार ये स्क्वायर चले जाएगा, सो इट इज k into q डिवाइडेड बाय 2 into your r। ठीक है, सो 2 into r स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड किसके बराबर हो गया देखो जल्दी से, वीडियो बंद करके। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आ रहा है देखो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के लिए तो इतना था k into q by 4 times, ये पूरा कितना दे रखा है 2r के लिए, पूरा दे रखा है इसने कैपिटल E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना बन जाएगा बताओ कोई? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बिकम फॉर मी 2 times of your E। ठीक है ना, क्लियर है? तो क्या आंसर आना चाहिए? 2E मस्ट बी द आंसर। ठीक है, चलो 26 का आंसर बताओ। चलो 26 बेटा, in a uniform electric field if a charge is fired in a direction different from the line of electric field, then the trajectory of the charged particle will be equal to your how much? You know that whenever a charged particle is being projected in a field, ये क्वेश्चन नंबर 25 था, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 26 देखो। फोर्स ऑन एक्टिंग चार्ज पार्टिकल कितना है बेटा? F is equals to Q into E। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूँ m into A, that is nothing but Q into E। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस कितना आ जाएगा बेटा? Q into E डिवाइडेड बाय योर मास m। ठीक है, अब मान के चलो ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मान के चलो मेरे पास y एक्सिस है। यहां से आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? x is equals to 0। मान के चलो ये थोड़ा डिस्टेंस जा रहा है बेसिकली फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, मान के चलो सम x, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जैसे एक चार्ज पार्टिकल आप इसमें फेंकोगे तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? S is y is equals to your u into t plus half into a into t square। ठीक है, t अगर मैं 0 ले रहा हूँ बेसिकली, तो s is equals to half into acceleration along your x axis into your t square। Initial velocity is 0, so s is equals to half into acceleration is q into e divided by your m into t।
So time taken will be equal to how much better right now? T is equals to your, मान के चलो कुछ ये वर्टिकल डिस्टेंस जा रहा है बेसिकली, तो ये हो जाएगा T is equals to your, मान के चलो कैसे लिख सकता हूँ मैं, y is equals to your ux into t लिख सकता हूँ. So T is equals to y by your u into your x, लिख लो ऐसा. तो ये हो गया x is equals to half into q into e divided by your m into t. This is nothing but t square, sorry. तो ये हो गया मेरे पास y square by u into x square, that is nothing but of your u square. तो ये पूरी कांस्टेंट है इसमें, तो x is directly proportional to your y square. So the path followed by that particle will be what? A parabolic path, यानी ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन जो है ना ऐसा होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए. ठीक है, ये हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर y. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ऑलरेडी मैंने क्लास में भी करवाया था डेरिवेशन आप लोग को. ठीक है, चलो 27, क्वेश्चन नंबर 27. ये आप लोग बोलना है बेटा, थियरी क्वेश्चन ही देखो. A positively charged pendulum is oscillating in uniform electric field pointing upwards. Its time period as compared to that when it is oscillating without the electric field is less, more, remains unchanged, starts fluctuating. मैंने इसके इक्वेशंस भी लिख के करवाए थे. A positively charged pendulum has been oscillating in a uniform electric field pointing in the upward direction. यानी electric field कौन सी direction? upward direction में है. Its time period compared to it when it is oscillating without electric field क्या हो जाएगा? Less होगा, more होगा, remains unchanged, starts fluctuating. Less, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा इसमें? देखो मैंने आप लोग को बताया था ना, ये अगर मेरे पास पेंडुलम है तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, F is equals E into Q, तो इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर ही होगा ना. तो ये नेट कितना लिखोगे आप? ये नेट इज इक्वल्स टू G माइनस ये लिखोगे, ये ऑपोजिट में है ना बेटा. इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? A is equals EQ by M, कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में. तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? G में से आप कुछ निकाल रहे हो, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑसिलेटिंग विद दिस वन? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द G विल डिक्रीज, यानी 27 के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज मस्ट बी आंसर फॉर दैट वन. सॉरी, G वैल्यू विल बी डिक्रीजिंग. तो पूछ रहा क्या? G वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो व्हेन इट्स ऑसिलेटिंग विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टाइम पीरियड क्या होगा पूछ रहा है. तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? G वैल्यू अगर कम है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, बिकॉज टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना है बेटा? T is equals to 2 pi under root of your L by A net. ये नेट वैल्यू अगर कम है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो टाइम पीरियड पूछ रहा है ना, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज, इज मोर. ठीक है ना? G वैल्यू कम होगी लेकिन टाइम पीरियड विल बी इंक्रीजिंग. क्लियर है? ये समझ में आया? हमें ऑडिबल बेटा? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया. समझ में आया ना पक्का? जी sir. क्वेश्चन नंबर 28 देखो. How many electrons should be removed from a coin of mass 1.6 gram so that it may float in an electric field of intensity 10 to the power of 9 Newton per coulomb directed in the upward direction? Question number 28 देखो. अब देखो, how many electrons should be removed from a coin of mass? Mass दे रखा है, that is equals to 1.6 gram so that it may float. ये float कर रहा है मतलब इसका वेट जो है ना नीचे ऐड कर रहा है, इसके फील्ड के बराबर होना चाहिए. F is equals to your E into Q के बराबर होना चाहिए. That means EQ must be equal to mg, then only it can float. कितने चार्जेस है मेरे पास? n चार्जेस है. So electric field is E, Q is equals to how much? n times of the charge of electron is equals to m into g. तो n कितना हो जाएगा? n is equals to m into g divided by your E into capital E. ठीक है, निकाल सकते हो अभी. मास कितना है? 1.6 ग्राम्स, यानी 1.6 into 10 to the power of -3. G की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले रहा हूं मैं. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power of -19 into इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है बेटा? 10 to the power of 9. So इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 to the power of 9. बताओ जल्दी से n कितना आ रहा? कितना आ रहा?
कितना है बेटा? जी 9.8 ले लो, नहीं तो आंसर 9.8 में दिया रखा है ना, Yes, sir. इसको 9.8 में ले लो। ये चलेगा, ये चलेगा, इसमें से एक चले जाएगा तो इसमें 10 बचेगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो, -3 है, यहाँ पर -10 है, +10 हो जाएगा, तो इट विल बी 9.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ कितना बनेगा, ये चले जाएगा तो इसमें से एक चले जाके इसमें कितना बनेगा, -10, -10 ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, पर ऑलरेडी 10 टू द पावर ऑफ -3 +10, तो ये बना 9.8 इंटू, ये क्या लिखा मैंने, कुछ भी नहीं है, 10 to the power 7. 10 टू द पावर ऑफ 7। फिर इतना सोच क्यों रहे हो रहा आप बोलने के लिए आंसर? फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 29, आप लोग ये बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। 29, ABC is an equilateral triangle, charges plus Q are being placed at each corner. The electric field intensity at the centroid of the triangle will be equal to how much? बताओ जल्दी से। क्या हुआ? Sir, second option है क्या? कैसा बेटा? सेंट्रॉइड को पूछ रहा है ना बेटा? First option. हाँ, Sir, first option. नहीं बेटा, डायग्राम ड्रॉ करके ट्राई करो। आया? जीरो। जीरो बेटा, बोलो क्यों? Because they are equal in magnitude and opposite in direction. होता है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहां से यहां तक जितना फोर्स है, यहां से यहां तक भी उतना ही फोर्स होगा, और यहां से यहां तक भी उतना ही फोर्स होगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? E = 1/4πε0 Q/r²। यहां से जितना फोर्स लग रहा है, यहां से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, यहां पर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो पूरे नेट फोर्सेस अगर सेम है तो एफ नेट कितना बन जाएगा हमारे पास? 0, क्योंकि रिपल्सिव है ना पूरे। Yes. This will exert the force in this direction, this will exert the force in this direction, this will exert the force in this direction, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर, ये नीचे, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। फोर्थ ऑप्शन आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखो, जल्दी से करो, ये भी कर सकते हो आप लोग ही करना है। आया? A charge capital Q is being placed at the center of a square beta. If electric field intensity due to the charge at the corner of the square is E1, right? The electric field intensity due to the charge at the corners of the electric field is E1, and the intensity at the midpoint of this side of the square is E2. Then the ratio of E1 by E2 will be equal to how much? 1/2. 1/2. Very good. इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना हो गया कॉर्नर्स के लिए, E is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q by your L square. ये हो गया E1, ये हो गया E1. उसके बाद E2 मिड पॉइंट के लिए बोला ना, तो 1/4 pi into और epsilon naught into ये हो जाएगा Q डिवाइडेड, इसका मिड पॉइंट होगा L/2 होल स्क्वायर, यानी ये बन गया मेरे पास 1/4 pi epsilon naught into this one is nothing but a Q into 4 divided by your L. बना? Yes, sir. तो E1 by E2 निकालना है ना बेटा, E1 by E2 is equals to 1/2. 1/2 आ रहा, वन बाई 4 by epsilon naught Q by L square. This is E1. तो ये हो गया 1/2. 4 आ रहा ना, यहाँ पर 4 है ना बेटा, 2 कौन से आ रहा, तो 2 टाइम्स लिख सकता हूँ ना मैं रेशियो. कुछ रॉन्ग जा रहा है क्या? देखो, a charge Q is being placed at the center of the square. If the electric field intensity due to the charges at the corner of the squares is given as of your E1, यानी E is equals to 1/4 pi epsilon naught into at this square is given as of your L E1, and intensity at the midpoint of the side of the square is E2. midpoint of the side of the square, कोई एक साइड का midpoint मतलब कितना हो जाएगा बेटा, L/2 होगा ना, तो L/2 है, अगर ये कॉर्नर से है तो L स्क्वायर है. सर अपन को डिस्टेंस कॉर्नर से सेंटर तक लेने का भी है ना? हाँ, तो कितना आ रहा, ये स्क्वायर है, चार्जेस है मेरे पास, चार्ज Q is being placed at the center of the square. ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर्स, यानी यहाँ पर जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L/√2 हो जाएगा ना. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये L है, ये L है, ये L है, ये L है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/√2 का, तो ये हो गया L/√2 का होल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/4 pi epsilon naught into √2 मतलब 2 times of your Q divided by your L square. तो ये हो गया मेरे पास 1/4 pi epsilon naught into 2Q by your L square divided by, ये हो गया 1/4 pi epsilon naught into 4 times of capital Q divided by L square. ये चले गया Q by L square चले गया, तो ये कितना आ रहा है देखो, 2/4 ना, है ना? Yes, sir. 2/4, यानी 2 1s are 2 2s. So this will become for me 1/2. 30th one, E1 by E2 का रेशियो कितना आ रहा है अपने को, 1/2. क्लियर है? सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस मेरे को L/√2 लेना है ना बेटा, isn't it? Between any two corners बोले तो L है,
उन क्या बोल रहा है, चार्ज q is been placed at the center of the square if electric field intensity due to the charge at the corner of the square is given, यानी पूरे चार्ज कॉर्नर 4 चार्जेस के लिए एट द कॉर्नर फोर्सेस के लिए इवन है, then what will be the electric field at the midpoint of this side of the square, एक midpoint of the side of the square से कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2, तो L/2 का होल्स का सिंप्लीफाई करो, you get the answer as of your 1/2. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 1/2 या 31. Point charges each of magnitude q are being placed at the three corners of a square. Three corners of a square as shown in the diagram. What is the direction of the resultant electric field at the fourth corner? So समझ के आंसर दो बेटा. Question number 31. Yeah. So plus q minus q plus q और ये हो गया corner fourth corner. Question देखो फिर से एक बार क्या बोल रहा है basically. Point charges each of magnitude how much for me q are being placed, magnitude of your q are being placed as the three corners of a square as shown in the figure. What is the direction of the resultant electric field at the fourth corner? फोर्थ कॉर्नर में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डायरेक्शन में आ जाएगी, तो यहाँ पर ओरिजिन वो है, ये इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जाएगी, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में जाएगी, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर है, इसका इसका, तो रिजल्टेंट इस तरह से जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी एक्टिंग अलोंग विच डायरेक्शन, बताओ जल्दी से, वो सी, वो ई, वो डी, वो बी. क्वेश्चन नंबर 31 बोल देना बेटा, आराम से आ जा. देखो यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पर एक चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू. अब इसकी वजह से जो फोर्स ले रहे हैं बेसिकली, सॉरी या इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसकी वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर हो गया. ये अगर ये एफ है, ये भी एफ है, तो ये कितना हो जाएगा √2 एफ है. अगर ये ई है, ये ई है, तो इसका हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ई. और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा, तो √2 ई माइनस ई, तो रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जो ज्यादा वाला है उसके डायरेक्शन में जाएगा ना बेटा. ये अगर 10 है, ये 5 है, 10 - 5 हो तो 5 बोलेगे, 5 कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में ही बोलेगे ना. यानी वो 2 ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, और ये दे रखा है ये, और ये दे रखा है डी, और ये दे रखा है बेसिकली ई, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो 2 बी जाएगा. आया, देखो बेटा यहाँ पर मेरे पास 10 है और यहाँ पर 5 है, तो नेट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में 5 जाएगा ना. 10 - 5 मतलब 5 इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड. ठीक है, हेलो, Yes, sir. नहीं आया समझ में. देखो इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सेम चार्जेस है तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मान के चल रहा हूँ ई, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चल रहा हूँ ई, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से आ जाएगा ना. ये हो गया √2 इंटू ये तो हो गया ई, और यहाँ पर और ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब ये वो क्या हो प्रिज्यूम करेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी यहाँ पर ई. अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा वाला माइनस ये वाला छोटा, तो बड़े वाले डायरेक्शन में आंसर आ जाएगा अपना √2 ई माइनस ई, तो ये डायरेक्शन में आ जाएगा. ठीक है, यानी वो 2 बी, ये वो है और वो बी है, यानी वो 2 बी मस्ट बी द आंसर फॉर दैट. तो कौन से डायरेक्शन में आना चाहिए, वो सी, वो ई, डी, वो बी, फोर्थ ऑप्शन मस्ट बी द आंसर. क्लियर है? Yes. Okay. Question number 32. Two charges E and 3E are being placed at a distance of small r. The distance of the point where the electric field intensity will become 0. ये बताओ जल्दी से. मेरे पास 2 चार्जेस है E and 3E, दोनों भी सेम नेचर में, तो क्या फोर्स हो जाएगा बताओ. एक E है और एक 3E है, are being placed at a distance of r. The distance of a point where the electric field intensity will become 0. ये भी हम लोग बहुत बार कर रहे हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 32. ये देखो यहाँ पर एक चार्ज है E और यहाँ पर है 3E, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है r. Somewhere in between this, at point P, कुछ एक पॉइंट P के पास
विच इज द डिस्टेंस ऑफ योर एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन रहा है, तो ये बना कितना r माइनस ऑफ योर एक्स, ठीक है ना। यानी अगर 0 बन रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है ना बेटा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। सो बोथ मस्ट बी इक्वल टू ऑपोजिट एंड इक्वल एंड शुड बी इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम, यानी E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, यानी ये हो गया k into E डिवाइडेड बाय ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k into ये हो गया 3 into E डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ योर x होल स्क्वायर। ये k क्या है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू चले गया, ये स्मॉल ई चले गया, तो ये बना कितना मेरे पास 1 by your x स्क्वायर is equals to 1 by r minus of your x whole square, सॉरी 3 है। तो अगर मैं रूट स्क्वायर निकाल दूं तो 1 by x is equal to कितना बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय r माइनस ऑफ x। तो अब x वैल्यू निकालो जल्दी से, बताओ कितनी आ रही, बताओ। r minus x by √3। x की वैल्यू कितनी आ रही, √r minus x by x। और सिंपलीफाई हो सकता है, देखो कौन सा ऑप्शन लिखोगे, कौन सा ऑप्शन लिखोगे बेटा, r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू योर एक्स, यानी r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 इंटू एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू योर एक्स, दिस इज योर r। तो x की वैल्यू निकालो, क्या हो रहा, x इज इक्वल्स टू r बाई 1 प्लस ऑफ योर √3। कौन सा ऑप्शन आ रहा, r बाई 1 प्लस √3, r बाई 1 प्लस √3। तो x कहां से ले रहे थे हम लोग, x कहां से ले रहे थे, स्मॉल ई से ले रहे थे। अगर 3e से होता तो r माइनस एक्स होता, तो e माइनस क्या हो जा रहा है, देखो बेसिकली r बाई 1 प्लस √3 प्रिफरेंस, सेकंड ऑप्शन आंसर आना चाहिए। आ गया जी सर। क्वेश्चन नंबर 33 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 33, if electric lines of force in a region are represented as shown in the figure, then one can conclude that electric field is non-uniform, uniform, both uniform and non-uniform, zero everywhere। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पर दूरी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिस्टेंस कितना है, ज्यादा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे सामने जा रही है तो क्या हो रही है, कम हो रही है। सो इट शुड बी ए नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यस सर, समझ में आया, फिर एक बार बोलो, समझ में आ गया। चलो सभी को देखो, यूनिफॉर्म नहीं है बेटा, अगर स्ट्रेट लाइन होते तो यूनिफॉर्म लिखते आप। तो यहाँ पर नजदीक नजदीक है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर ठहरे हो और आपका फ्रेंड यहाँ पर ठहरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसको ज्यादा लगेगा, आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपका फ्रेंड आपसे बहुत दूरी पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से भी बहुत दूरी पे है। तो इसके ऊपर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ठहर रहा है, तो उसके लिए फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ना कम लगेगा। तो इट शुड बी ए नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसलिए इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म। सो 33rd के लिए फर्स्ट ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। देखो नेक्स्ट वन 34, an uncharged sphere of metal is being placed in uniform electric field produced by two oppositely charged plates. The line of the force must be equal to how much? मैंने आप लोग को बोला था इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे जा रहा है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव जाके फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये तो बिल्कुल ही होगी नहीं, बिकॉज टोटल बॉडी से जा रहा है। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो चार्ज विल ट्राई टू रिसाइड ऑन ए न्यूट्रल बॉडी। अगर कोई रखा हुआ है तो यहाँ पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज ले लेके वो वहां पर टर्मिनेट करने की कोशिश करेगा।
फिर इंडक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, फिर पॉजिटिव से फिर यहाँ पर नेगेटिव को जाने की कोशिश करेगा, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल ट्राई टू बेंड टुवर्ड्स द व्हाट यू कॉल दैट ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो ये चार्जेस धीरे से नेगेटिव के पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत दूर रहने की वजह से खाली स्लाइटली बेंड होंगे, फिर इट विल ट्राई टू गो टू द नेगेटिव, एंड थर्ड ऑप्शन मस्ट बी द आंसर फॉर दिस वन। ये तो होगा ही नहीं बेसिकली, बताओ क्यों, कि एवरीथिंग इज टर्मिनेटिंग, नेगेटिव से ऊपर जा रहा है तो ये तो होगा ही नहीं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऊपर से नीचे आना चाहिए, इधर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो होते हैं नेगेटिव से ऊपर दे रखा है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ब्लाइंडली आप फोर्थ ऑप्शन को मार सकते हो। अब 1 2 3 में कैसे आइडेंटिफाई करें, ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव तक आ गया, ये ऐसे टर्मिनेट करके कभी भी नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज ट्राई टू टर्मिनेट ऑन दिस वन रेडियली, पॉजिटिव चार्जेस, अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर से क्या जाएगा, रेडियली ऊपर बाहर जाएगा बेसिकली, तो ये नहीं होगा। तो ये तो पूरा पेनिट्रेट हो रहा है कंडक्टिंग बॉडी पे, तो पूरा पेनिट्रेट कभी नहीं होगा, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। अनचार्ज्ड स्फीयर के लिए अगर इनसाइड देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कितना हो जाएगी, 0, एंड ये ऑपोजिट नेचर पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर टर्मिनेट करेगी, थर्ड ऑप्शन मस्ट बी द आंसर फॉर दैट। 35 देखो बेटा, an electron is released on the axis of the positively charged ring at a large distance from the center, will not move, will oscillate, do SHM, do not do the periodic motion। ये भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं इक्वेशन लिख के बताता हूं, देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 35, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, अगर कोई रिंग पे रखा हुआ है तो इट इज माइनस ऑफ q into k into q into x by x square plus r square to the power of 3/2, ये मैंने डिराइव करके रखा था आप लोग को। So f is directly proportional to minus x, अगर f is directly proportional to minus h मतलब क्या, it will be making an SHM, it will be making an SHM। So 35th के लिए SHM condition होना चाहिए, यानी आंसर क्या लिखोगे आप, so do the oscillatory motion, do the SHM motion, condition क्या देखा बेटा, and do SHM and do not move a periodic motion, so it will be an oscillatory motion, oscillatory motion हो जाएगा, SHM नहीं होगा, क्योंकि क्यों SHM नहीं होगा, क्यों SHM नहीं होगा बताओ, एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है बेटा इसमें, F is directly proportional to your minus of your x, oscillatory motion is nothing but what, a special case of an SHM, but SHM is not a special case of oscillatory motion। आप लोग SHM ने पढ़ा होगा, oscillatory motion का एक छोटा पार्ट होता है SHM, तो it should be making an oscillatory motion, यानी to and fro motion करते रहेगा, यानी फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट पार्ट रिलेशन। ठीक है चलो 36 का देखो, electric charge q, q and minus 2q respectively are placed at the three corners of an equilateral triangle or of side A, the magnitude of electric dipole moment of the system, ये ऑलरेडी मैंने क्लास में करवाया था, आप लोग बोलो जल्दी से, डाइपोल का फॉर्मूला याद है, डाइपोल के लिए से बोला था ना बेटा मैंने आप लोग, चार्ज इनटू डिस्टेंस, P is equals to Q into your 2a, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये, तो चार्जेस क्या रखा है, Q है और एक जगह भी Q है और एक जगह क्या है -2Q है। डाइपोल मतलब क्या, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बोला था ना मैंने, ठीक है। यस सर, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक Q यहाँ पर था, एक Q यहाँ पर था, एक -Q यहाँ पर ले लो, एक -Q यहाँ पर ले लो। अब देखो ये नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव, एक डाइपोल इस तरह से जाएगा, नेगेटिव से एक पॉजिटिव,
डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू योर पॉजिटिव। तो इसके वजह से एक डाइपोल यहाँ पर जाएगा। ये मान के चलो P2 है, ये मान के चलो P1 है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है बिकॉज ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है। तो P1 इज इक्वल्स टू क्यूब इंटू योर ये, P2 इज इक्वल्स टू योर क्यूब इंटू योर ये। सो आई कैन से दैट P1 एंड P2 आर सेम। ये हो गया थीटा। तो P रिजल्टेंट कितना बनेगा बेटा? अंडर रूट ऑफ योर P1 स्क्वायर प्लस ऑफ योर P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 इंटू योर cos थीटा। तो ये बना अंडर रूट ऑफ योर P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P स्क्वायर cos 60 इज 1/2। ये 2 चले गए तो कितना बना? √2 टाइम्स ऑफ योर P। So P resultant is equals to P resultant is equals to कितना आ रहा है बेटा? बताओ। P resultant is equals to √3 times of your Q into your E। ये आंसर आ जाए। आया सभी को? क्लास में भी कराया था बेटा मैं, डाइपोल का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो इसके वजह से डाइपोल ये डायरेक्शन में चलेगा, इसके वजह से डाइपोल ये डायरेक्शन में चले जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा। कितना थीटा होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है। डाइपोल का फॉर्मूला क्यूब, इन दोनों की दूरी ये P2 क्यूब इनटू योर ये, ठीक है। सो P1 एंड P2 दोनों सेम है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रेक्टेंगुलर लगा रहा हूं। अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इनटू cos 60 1/2 है। 2 चलेगा √3 टाइम्स ऑफ P। P की वैल्यू कितनी है? क्यूब इनटू योर ये। तो दैट विल बी द आंसर। कितना आ रहा आंसर? कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। यस सर। ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग 37 अभी नहीं करे हम लोग, ये टार्क वगैरह ये भी नहीं करे बेसिकली। आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 39 ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 39 और 40 ट्राई करो, फिर क्वेश्चन नंबर 42 ट्राई करो। ठीक है। 49 और 40 आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो, बाकी के अब कल कर लेंगे। और थोड़े बहुत गॉस लॉ के प्रॉब्लम से यहाँ से वो भी आप लोग करने की कोशिश करो, जितने हो सके उतने। ये वाला कर सकते हो आप लोग, ये डायग्राम मैंने आप लोग बताया था, ये वाला कर सकते हो। ये भी कर सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह का, फ्लक्स के थोड़े बहुत प्रॉब्लम से ये भी कर सकते हो आप लोग। तो फ्लक्स वाले थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स कर लो, टार्क वगैरह कुछ आया तो वो छोड़ दो, ये भी आप लोग कर सकते हो। ये भी कराया था मैंने, ये भी करवा दिया था। तो देखते हैं जब तक हो सकता है। कभी कितने क्वेश्चन है इसमें? 60 क्वेश्चन है। मंडे की क्लास में खत्म कर लेते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। जरा आप लोग करो बेटा, पूरा मेरे पे छोड़ो मत, मेरे को कर लेते बैठना बोले तो नहीं होता। आप लोग को न्यूमेरिकल नहीं आ रही, बल्कि मैं फिर से एक बार पूरा करा रहा हूँ। मैं मेटल भेजा आप लोग को, वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो, थोड़ा आप लोग रिवीजन करो फॉर्मुलेस वगैरह को भी, और जितने भी प्रॉब्लम्स मैं कराया वो करो। और उसके साथ थोड़े मैसेज एनसीईआरटी की भी मेटल भेजा मैं आज, वो भी एक बार आप लोग ट्राई करने की कोशिश कर लो, ठीक है। चलो बाय बेटा। थैंक यू सर।